नमस्कार। प्रमुख हिंदी कहानियाँ और भारतीय समाज पाठ्यक्रम के अंतर्गत जारी व्याख्यान श्रृंखला में आज मैं उषा प्रेमवदा की कहानी वापसी के रूप पक्ष पर बात करूँगा। पिछले व्याख्यान में आपने सुना होगा कि मैंने उसके अंतर्वस्तु की बात की थी और अंतर्वस्तु की बात करते हुए उनके चरित्रों के बारे में, उसके वो कहानी के वातावरण के बारे में और उसके कथानक के बारे में मैंने विस्तार से जिक्र किया था, आपको बताया था। उस विस्तार में कथानक के भीतर से यह बात उभर के आई थी कि दो पीढ़ियों के अंतराल को रचती हुई यह कहानी दोनों के अंतराल को पाटने की जगह बढ़ाने की कोशिश करती है और निष्कर्ष रूप में मैंने आपको बताया था कि हमारी पीढ़ी की जिम्मेदारी बनती है कि उस अंतराल को कम करे और दोनों पीढ़ियाँ एक दूसरे की भावनात्मक ज़रूरत और उसकी सीमाओं को भी साथ साथ समझें, क्योंकि दोनों की भावनाएं जब साथ होंगी तभी परिवार का विकास होगा और तभी समाज में हमारी उचित सहभागिता हो सकेगी। अब इस व्याख्यान के अंतर्गत मैं रूप पक्ष के भीतर सबसे पहले संवाद का जिक्र करूंगा, उसके बाद भाषा के बारे में बताऊंगा और फिर पाठक के मन पर कैसा प्रभाव डालती है कहानी, कितना भावनात्मक रूप से हमें विचलित करती है, हमें किस तरह से सोचने के लिए तैयार करती है और हम इसी कहानी के साथ ये कहानी पढ़ करके अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को क्या दें। क्योंकि याद रखिए कि हम अगली पीढ़ी को तभी दे पाएंगे जब हम खुद पिछली पीढ़ी को चुका चुके होंगे। अगर हमारा संवाद अपनी वरिष्ठ पीढ़ी से, अपनी माँ बाप से नहीं रहेगा तो याद रखिएगा आने वाली पीढ़ी भी, हमारे बच्चे भी हमसे कोई संवाद नहीं करेंगे और बार बार ये कहेंगे कि खुद आपने अपने बाप के साथ खराब व्यवहार किया तो मुझसे अच्छे व्यवहार की क्या अपेक्षा कर रहे हैं। और यह केवल पिता पुत्र के बीच द्वंद्व नहीं है, यह भी, इसे आप समझिए, केवल भावनात्मक संकट ही नहीं है, यह एक सांस्कृतिक संकट है, क्योंकि इसका पूरा एक चेन रिएक्शन होगा। ये पूरे चेन रिएक्शन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और देखा देखी पुण्य और देखा देखी पाप की स्थिति में ज़्यादातर नई पीढ़ी के लोग अपने मूल से कटते हुए चले जाएंगे। इस कारण से यह कहानी मार्मिकता को तो व्यक्त करती ही करती है, हमें, हमारे पाठकों को, हमारे पाठकों के भीतर के भाव को भी आंदोलित करती है और यह बतलाती है कि उन गलतियों से हमें बचना चाहिए जो गलतियाँ गजाधर बाबू के साथ उनके बच्चों ने की थी। क्योंकि यही इस कहानी का संदेश है, जो मैंने बार बार कह रहा हूँ मैं कि वापसी शब्द ही कहानी का बड़ा व्यंजक है। एक वह वापसी थी जिसमें उम्मीदें थीं कि गांव से शहर जा रहे थे रिटायरमेंट के बाद और उम्मीदें टूट गई, और यह एक वह वापसी है जो फिर शहर से गांव की ओर जा रहे हैं, जो उनकी व्यवस्था है। लेकिन दोनों वापसी में अंततः टूटते तो गजाधर बाबू ही हैं, उनकी पूरी भावना हताहत होती है। क्योंकि वह आपको मैंने बताया ही था कि जब वो जा रहे होते हैं तो अपेक्षा ये करते हैं कि कोई ना कोई उन्हें रोकेगा, घर परिवार के लोग उनसे कुछ चर्चा करेंगे, कोई नहीं बोलता, बल्कि उनकी सामान को बहुत जल्दी से रिक्शे पर रख दिया जाता है ताकि लौट के वापस न आ जाएं। यानी यह कहानी में एक मैसेज है कि अगर जा रहे हैं तो जल्दी से निकल जाइए, कहीं वापस ना आ जाइए। और अगर आप सोचिए तो कितना यह विचलित करती है, यह कथा का यह स्थल हमें कितना विचलित करता है। और दूसरा ये कि जाते ही सब मुक्त हो गए, घर में जो उदासी का वातावरण था, जो खुसर फुसर होता था, मैंने एक दूसरे में जिसे कहते हैं कि जो धीमी आवाज़ें आ रही थीं, बातचीत लगभग बंद हो गई थी। उनके जाते ही सब सिनेमा के लगे तैयारी करने। ये क्या है भाई? यह कहानी है, यही उषा प्रेमवदा के कहानीकार की सामर्थ्य है जिसे हमें समझने की कोशिश करनी होगी।
और तभी इस कहानी के वास्तविक अर्थ को, उसके प्राण तत्व को हम धारण कर पाएंगे, ग्रहण कर पाएंगे। आइए चलते हैं, हम संवाद के बारे में आपसे बात करते हैं। इस कहानी में दो संवाद हैं, दो तरह के संवाद हैं, इसको याद रखिए। एक तो उनके बच्चों से उनका संवाद होता है और दूसरा उनकी पत्नी से उनका संवाद होता है। बच्चों से हुए संवाद को और उसकी विभीषिका को, उसकी पीड़ा को तो थोड़ा बर्दाश्त भी कर लेते हैं, उनकी कटुता को, उनकी तिक्तता को, उनके जो नखरों को वो बर्दाश्त भी कर लेते हैं, क्योंकि कहानी में जब कहते हैं कि आखिर बच्चे ही तो हैं। ये पिता का जरा सा दिल देखिएगा, कितना बड़ा दिल है। उपेक्षा का शिकार पिता बच्चों से कोई शिकायत नहीं करता और बच्चे उसे दूर दूर भागते हैं। उनको ये लगता है कि ये बुढ़ा लौट के आ गया है तो हमारी जो सामूहिकता थी, जो हमारा कोलाहल था, वो खत्म हो गया। उनको अपने जीवन में हस्तक्षेप लगता है, पिता की उपस्थिति उनको अपने जीवन में हस्तक्षेप लगती है, क्योंकि पिता टोकना शुरू कर दिया, जो उसका स्वभाव है और उसे करना भी चाहिए। बेटी को रोकता है, बेटे को रोकता है, सबको रोकता है, क्योंकि वो निर्माता है, उसको पता है क्या करने से गलत दिशा में बच्चे भटक जाएंगे। लेकिन बच्चे तो बच्चे अपनी स्वच्छंदता के सामने किसी प्रकार का नियम, किसी प्रकार का आचार मानने को तैयार होते ही नहीं। और नई पीढ़ी के एक तरह की विडंबना भी है कि वो अचानक आधुनिक होना चाहती है, वो तेजी से सब कुछ पाना चाहती है, लेकिन क्या सब कुछ खो करके पाना चाहिए, यह सवाल है कहानी में। नहीं, सब कुछ खो करके आप पाएंगे तो पाते हुए भी आप खो देंगे, कुछ नहीं मिलेगा आपके हाथ में, कुछ नहीं आएगा। इसलिए सब पाइए, आप जिसके योग्य हैं वो सब पाइए, पूरी धरती पाइए, पूरा आकाश पाइए। एक माँ बाप का यही आशीर्वचन है, लेकिन तनिक उसके लिए भी जगह रखिए। यही कहानी का एक संदेश है और यह कहानी अपने संवादों के माध्यम से इसी बात को बुनती है, बार बार बुनती है। अब जैसे कि संवाद का जिक्र मैं आपसे करूं, आपको बताऊं मैं, तो देखें कि ये जो कहानी का जो संवाद है, ये गजाधर बाबू के चरित्र के अकेलेपन को विस्तार देता है, जो किसी भी कहानी की प्रमुख विशेषता हुआ करती है। आप देखें कि घर परिवार के भीतर जो पिता से बच्चों का जो संवाद रचा जाता है, जिसमें वे अपनी भावनाओं को साझा करना चाहते हैं, लेकिन साझेदारी हो नहीं पाती। यही दुख है, क्योंकि साझेदारी की पूरी प्रक्रिया में गजाधर बाबू अकेले पड़ते जाते हैं और बच्चे समूह में एक तरह का लगभग उनका परित्याग करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उनकी पत्नी के साथ जो संवाद होता है, वह जरा देखिए कितना गहन से गहनतर होता जाता है। क्योंकि जो गजाधर बाबू की पत्नी हैं, वो हमेशा कोई न कोई शिकायत लेके बैठ जाती हैं, और गजाधर बाबू को लगता है कि भाई कि आखिरकार जब 35 साल तक मैं नहीं था घर में, तो कौन शिकायत सुनता था, तो ऐसा क्या हो गया कि मेरे आते ही घर सब बिगड़ गया और शिकायत लेके तुम बैठ गई, कुछ अच्छी बात भी तो करो। गजाधर बाबू चाहते यही थे, लेकिन पत्नी हैं कि मानती नहीं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर भी बच्चों का एक मानसिक दबाव है। कहानी में एक संदर्भ आता है, जब उनकी पत्नी आती हैं और पत्नी ने आकर गजाधर बाबू को देखा और कहा, अरे आप अकेले बैठे हैं, ये सब बच्चे कहाँ चले गए? गजाधर बाबू के मन में फांस सी कसक उठी और उन्होंने कहा, अपने अपने काम में लग गए हैं, आखिर बच्चे ही तो हैं। अब आखिर बच्चे ही हैं ये कह करके तो वो निपट गए, अपने अपने काम में लग गए, यह भी बात कह के निपट गए। लेकिन इससे उनके भीतर का कोलाहल शांत नहीं होता, और चाहते थे कि इस कोलाहल को उनकी पत्नी समझें, लेकिन पत्नी समझती नहीं। गजाधर बाबू के मन में बच्चों को लेकर गुस्सा तो है, लेकिन वात्सल्य की डोर भी उतनी ही गहरी है, और इसीलिए वो आखिर बच्चे ही तो हैं कह करके उस डोर को तोड़ना नहीं चाहते, यद्यपि बच्चे बार बार तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में आप देखिए कि जो पड़ोसी के शीला के घर जाने से जब रोकते हैं गजाधर बाबू, तब उसका जरा संवाद देखिए। गजाधर बाबू ने पत्नी से कहा, इतनी बड़ी लड़की हो गई और उससे खाना बनाने तक का शौर नहीं आया। पत्नी ने उत्तर दिया, अरे आता सब कुछ है, करना नहीं चाहती। इसी बीच गजाधर बाबू ने
बसंती को जाते हुए टोक दिया। कहाँ जा रही हो जी? बसंती ने कहा, पड़ोस में शीला के घर। पिता ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, अंदर जाकर पढ़ो। अब यह बात बसंती को बहुत विचलित करती है और यहीं पर कहानीकार के दो पीढ़ियों के टकराव को आसानी से देखा जा सकता है। असल में नई पीढ़ी अपनी आज़ादी और मुक्ति के चौखटे में इतनी लीन हो गई है कि किसी भी प्रकार का अवरोध स्वीकार नहीं करना चाहती, और दूसरी तरफ पुरानी पीढ़ी है जो ये समझना नहीं चाहती कि नई पीढ़ी में काफ़ी बदलाव हो चुका है। और इस नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के टकराव के बहुत सारे संदर्भ इस कहानी में हैं जो आपको पता चलेंगे इसके मूल पाठ को जब आप पढ़ेंगे, अन्यथा इस व्याख्यान को जब आप सुनेंगे। जैसे देखें कि जब गजाधर बाबू नौकर को छुड़ा देते हैं तो वह संवाद बड़ा रोचक है। अमर की बहू बोली, बाबूजी ने नौकर छुड़ा दिया है, क्यों? कहते हैं कि खर्च बहुत है। अब खर्च बहुत है यह सच तो है, लेकिन नई पीढ़ी इसको सुनना नहीं चाहती। और तब भुनभुनाता हुआ अमर, जो उनका बड़ा बेटा था, जो कहता है, वह गजाधर बाबू को तोड़ देता है। वो कहता है, बूढ़े आदमी हैं, चुपचाप पड़े रहें, हर चीज़ में दखल क्यों देते हैं? इस तरह से आप देखेंगे कि इस कहानी का जो संवाद है वह इसके चरित्र के अकेलेपन को और भी विस्तार देता है, जिसका चरम कहानी के अंत में दिखाई देता है, जब गजाधर बाबू बिना किसी भूमिका के सीधे अपनी पत्नी से कहते हैं, मुझे सेठ रामजीमल की चीनी मिल में नौकरी मिल गई है, खाली बैठे रहने से 4 पैसे घर में आएँ वही अच्छा है। और फिर उन्होंने रुक कर कहा, मैंने सोचा था वर्षों तुम सबसे अलग रहने के बाद अवकाश पाकर परिवार के साथ रहूँगा। खैर, परसों जाना है, क्या तुम चलोगी? पत्नी ने सकपका कर कहा, मैं चलूँगी तो यहाँ का क्या होगा, इतनी बड़ी गृहस्थी, फिर सयानी होती हुई लड़की। अब आप देखें कि इतनी बड़ी गृहस्थी और सयान होती हुई लड़की, यह पत्नी कह रही हैं उस पति से जो बहुत प्रेम, साहचर्य और सुख का स्वप्न लेकर के 35 वर्ष बाद पत्नी के साथ स्थायी रूप से रहने के लिए आया है। और उसने खुद पत्नी को बच्चों के निर्माण के लिए छोड़ दिया था। ऐसा नहीं था कि पत्नी को रख नहीं सकता था या बच्चों को साथ नहीं रख सकता था, चाहता रखता, उसी गांव में रखता और कहता कि जो स्कूल है, जो कॉलेज, जो विद्यालय, उसमें तुम पढ़ो, बनो या मत बनो। लेकिन पिता ये सोच नहीं सकता था। और उधर अपने सपनों को पूरा करने के चक्कर में वो एक एक दिन काटता रहा कि जिस दिन रिटायर होकर जाऊंगा उस दिन बच्चों के साथ सुखपूर्वक रहूंगा। और चूंकि बच्चे हमारे विकसित कर चुके होंगे, बड़े हो चुके होंगे, संपन्न रहेंगे, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं रहेगी। पत्नी भी तमाम तरह की जिम्मेदारियों से मुक्त रहेंगी। लेकिन बच्चे तो बच्चे ही निकले, पत्नी को जरा देखिए। अब वो घर परिवार की, लेकिन एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये कहानी का मर्मस्थल बहुत है, लेकिन कहानी का शिल्प जो है बड़ा ज़बरदस्त है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि यह सब है, दिखता है, लेकिन कहीं भी कहानीकार ने पत्नी को विलेन नहीं बनाया है। रोचक बात यह है, यानी भावुकतापूर्वक चित्रण तो है, लेकिन भावना के प्रवाह को कहानी रोके रहती है। और चूंकि भावना के प्रवाह को कहानी ने रोक दिया है, इस नाते हमारे जैसे, आप जैसे पाठक को बहुत प्रभावित करती है। असल बात यह है, अगर वो सब कह देते तो शायद हमें और आपको भी कहानी इतनी प्रभावित नहीं करती है। असल में उन्होंने कहा ही नहीं है। उषा प्रेमवदा ने कई जगह चुप्पी साध ली है और हमारे पाठक की अदालत में छोड़ दिया कि आप पाठक हैं, आप सोचिए इसके बारे में। और तब जैसे मैं जब आपसे ये बात कह रहा हूँ तो मैं उस पूरे दृश्य को देख कर मैं विचलित होता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे अपने माँ बाप से वैसा आचरण नहीं करना चाहिए। मैं अपने शिष्यों को, अपने छात्रों को, अपने मित्रों को ये बताना चाहता हूँ, बताता रहता हूँ वैसा उन्हें नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर वैसा करेंगे तो आने वाली पीढ़ी से वैसे ही व्यवहार की अपेक्षा के लिए वो तैयार रहें, वैसा ही व्यवहार उनको मिलेगा। तो आप देखिए कि किस तरह से गजाधर बाबू का ये जो अकेलापन है गृहस्थी के भीतर लगातार और घने से घना होता चला जाता है। तो यही कहानी का असल में
जो संवाद है, इसको बहुत संवाद हैं जिनमें कि बहुत मार्मिकता और कारुणिकता भरी हुई है, जिसका पूरे का जिक्र करना इस व्याख्यान में संभव नहीं है। लेकिन जितना मैंने बताया, अगर आप उतना भी याद रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके अकेलेपन और उनकी उदासी के बीच की क्या ठीक ठीक वजहें थीं। अब आइए चलते हैं इसके भाषा को लेकर के, कि जिस तरह के भाषा और शिल्प की चर्चा वो करते हैं, उस पर ज़रा कुछ हम लोग बात कर लेते हैं। असल में इस कहानी का शिल्प पक्ष वर्णनात्मक न होकर चित्रात्मक है, क्योंकि चरित्रों की क्रियाकलाप पर कहानी में कम से कम आलोचनात्मक टिप्पणी की गई है। केवल उन्होंने चरित्रों के चित्र उपस्थित कर दिए हैं। कह सकते हैं कि जो भी चरित्र इस कहानी में दिखाई देता है, उनका तथ्यपरक चित्रण करने की कोशिश कहानीकार के द्वारा की गई है। इसे हम कहानी में शिल्पगत तटस्थता के रूप में भी जानते हैं, जहाँ एक तरफ की तलखी है लेकिन किसी भी प्रकार की कोई भावुकता नहीं है। कथाकार की ओर से कहीं भी आंतरिक सहानुभूति दिखाई नहीं देती। लेखिका उषा प्रेमदा ने ऊपर से दिखने वाली भावुकतापूर्ण कहानी के बावजूद भावुक होने से खुद को बहुत बचाया है, और यही इस कहानी का नयापन है, जिसको मैं बार बार आपके सामने रख रहा हूँ, और यही इसकी रचना प्रक्रिया को सृजनशील बनाता है और नवोन्मेषी बनाता है। अर्थात इस कहानी की शिल्पगत सजगता बहुत मायने रखती है, बड़ी अर्थपूर्ण है। जहाँ तक भाषा की बात है तो इसकी भावप्रवण और स्मृतगर्भी भाषा बहुत आकर्षित करती है। भावपूर्ण भाषा का मतलब यह है कि परिवार के प्रति एक पिता का कितना गहरा आकर्षण हो सकता है, उसे बताने में इस कहानी की भाषा पूरी तरह समर्थ होती हुई दिखाई देती है। दूसरी तरफ स्मृतगर्भी भाषा का अर्थ है जहाँ वर्तमान का गहरा दबाव होता है, वहाँ कथाकार ने गजाधर बाबू की स्मृति में जाकर उस वर्तमान के दबाव से मुक्त रहने की कोशिश की है। जैसे इस कहानी में गणेशी की याद का अचानक आना, रेलवे के क्वार्टर का अचानक याद आना, ये कुछ ऐसे दृश्य हैं जिनसे ये पता चलता है कि गजाधर बाबू जैसे चरित्र अब आहत होते हैं तो कहीं न कहीं वे एक तरह से स्मृति में चले जाते हैं। इसी तरह का यह दृश्य भी देखें जब घर की उपेक्षा से उनको पुराना क्वार्टर याद आता है, जिसमें अनेक लोगों की सहज आवाजाही है और अनेक ध्वनियों की उपस्थिति है। यह सब उनके अतीत की सामाजिकता का आलोक है, जहाँ से वर्तमान के दबाव के कारण वे लौट जाते हैं। इस पूरे दृश्य को कहानी की भाषा ने मार्मिकता से दर्ज किया है। तनिक इस भाषा को जरूर सुने। कोट, गजाधर बाबू को अपना बड़ा सा खुला सा क्वार्टर याद आ गया। निश्चिंत जीवन, सुबह पैसेंजर ट्रेन आने पर स्टेशन की चहल पहल, चिर परिचित चेहरे और पटरी पर रेल के पहियों की खटखट जो उनके लिए मधुर संगीत की तरह थी। तूफान और डाक गाड़ी के इंजनों की चिघाड़ उनकी अकेली रातों की साथी थी। सेठ रामजी मल के मिल्क से कुछ लोग कभी कभी पास आ बैठते, वही उनका दायरा था, वही उनके साथी। वह जीवन अब उन्हें एक कोई निधि सा प्रतीत हुआ। उन्हें लगा कि वह जिंदगी द्वारा ठगे गए हैं। उन्होंने जो कुछ चाहा उसमें से उन्हें एक बूंद भी नहीं मिला। अब इसके साथ साथ कहानी की एक भाषा और है जो कहानी को बहुत ही सांकेतिक बनाती है, जिसमें वो घर में चुपचाप बैठे हुए सब कुछ सुनते रहते हैं, और इसी सुनने में जो खटर पटर होती है, बच्चों का आपस में जो संवाद होता है, जो उनके सामने घटित नहीं होता लेकिन अगल बगल जा कर के वो सब संवाद तो करते ही करते हैं, उसमें दो गौरैये की आपस की बातचीत का चित्रण बहुत ही मासूमियत से किया उन्होंने, और यह पूरे दृश्य को, पूरे परिदृश्य को उभार के रख देता है। और यह दो गौरैयों की आपस की बातचीत बहुत भावुक करती है, और यही कहानी भावपूर्ण हो जाती है। सुनिए उद्धरण। लेटे हुए वह घर के अंदर से आते विविध स्वरों को सुनते रहे। बहू और सास की छोटी सी झड़प, बाल्टी पर खुले नल की आवाज़, रसोई के बर्तनों की खटपट, और उसी में गौरैया का वार्तालाप। और अचानक ही उन्होंने निश्चित कर लिया कि अब घर को किसी बात में उन्हें दखल नहीं देना है। यह कथा का असल में बहुत ही मार्मिक स्थल है, जहाँ पर कहानी अपनी पूरी भाषाई सामर्थ्य के साथ अब उभर के आती है, और
कहिए कि गाढ़ी नींद में डूबी हुई उनकी पत्नी का जो भारी शरीर है वो बहुत ही बेडौल और कुरूप सा लग रहा होता है। चेहरा उनका स्त्रीहीन लगता है। गजाधर बाबू देर तक अपनी पत्नी को देखते रहते हैं और फिर लेटकर छत की ओर ताकते रहते हैं। असल में यह जो अकेलापन है, उस जिसमें सामूहिकता का पूरी तरह से अभाव है, यह गजाधर बाबू को बहुत विचलित करता है। अब आप देखें कि गजाधर बाबू अकेलापन चाहते नहीं, वो तो कह सकते हैं सकेलापन चाहते हैं, सामूहिकता चाहते हैं। क्योंकि जब रेलवे के क्वार्टर में ट्रेन की आवाज़, लोगों की आवाजाही, चहल पहल थी, तब भी वो एक समूह में जीना चाहते थे। और जब घर में आते हैं तो समूह में जीना चाहते हैं उनसे लोग बात करें, बच्चे झगड़े तो उनसे सीधे झगड़ें, उनसे कन्नी न काटें, ऐसा एहसास न कराएं कि उनकी उपस्थिति जो है उनके स्वाधीनता में दखल दे रही है। असल चिंता ये है गजाधर बाबू की। और गजाधर बाबू की ये जो चिंता है ये बहुत ही मार्मिकता से कहाँ व्यक्त होती है? दो गौरैयों की आपस की बातचीत। आप जरा देखिए, एक आदमी जो हम लोग कहते हैं ना कि, और कोरोना काल में आपने महसूस किया होगा कि जब सब कुछ बंद था, लॉकडाउन में कुछ भी सामने नहीं था, तो पशु पक्षियों की बातचीत ही हमारे लिए बहुत बड़ा आधार थी। और उनकी बातचीत, उनकी जो चहल पहल थी, जब हम लोग अपने अपने घरों में कैद थे, तो वो सुन करके वहाँ पर कोयल की आवाज़ थी, मोर की आवाज़ थी, चिड़ियों की आवाज़ थी, सरसराती हुई हवा की आवाज़ थी, झूमते हुए पेड़ों की आवाज़ थी, जिनको देख करके हम लोग अपने घरों की खिड़कियों से कोरोना के चरम प्रकोप के बीच में बाहर का दृश्य देखा करते थे और खुश हो लेते थे। क्योंकि ज़िंदगी में मनुष्य का स्पर्श बचा नहीं था। हमें मनाही थी किसी दूसरे से बतियाने, किसी दूसरे को छूने की, लेकिन वनस्पतियों को, पेड़ों को, पौधों को देख के हम खुश हो लेते थे। और जब कोयल कूकती थी कोरोना काल में, और जैसे इस मौसम में भी कूक रही है, बसंत के बाद जब बसंत से शुरू करती है वो, और फिर चैत बैसाख जेठ तक वो पूरी, जब आम का जो मौसम है उसमें उसकी आवाज़ आती है, तो हमें बहुत ही मधुर आवाज़ उसकी लगती है। ऐसे में जब आप देखें तो दो गौरैयों की बातचीत कितनी मधुर लगती है। यानी एक थका आदमी जो मनुष्य के संवाद से वंचित है, वो गौरैयों में जा करके गौरैये की आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाता है। मनुष्य के संवाद वंचित चरित्र गौरैयों के संवाद में अपनी आकांक्षा को संप्रेषित करता है। यह एक कहानी का वह मर्म है जो उषा प्रेमदा की कलम से निकला है, और इतनी ताकतपूर्ण है यह भाषा कि इसकी जितनी भी व्याख्या किया जाए उतना ही यह कम है। तो इस रूप में आप देख सकते हैं कि यह जो कहानी की जो पूरी भाषाई सामर्थ्य है, वह भाषाई सामर्थ्य अपने संवाद, अपने परिवेश को उभारने में पूरी तरह से सक्षम है। और इतना ही नहीं, उनके यानी गजाधर बाबू के भीतर का जो कोलाहल था उसको भी रेखांकित करने में यह कहानी पूरी तरह से सक्षम होती है अपनी। इसलिए भाषाई संप्रेषण, भाषाई सामर्थ्य, स्मृति जीवी इसका शिल्प इस कहानी की खूबसूरती को, इसके सौंदर्य को निरंतर विस्तार देता है और निरंतर समृद्ध करता हुआ जाता है। और अंत में आइए हम इसके सामाजिक प्रभाव की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जहाँ तक इसके सामाजिक प्रभाव की बात है, तो जैसा मैंने पहले कहा कि इसका सामाजिक प्रभाव बहुत ही कारुणिक है। यह असल में अकेलेपन का ही प्रभाव है जो पूरी कहानी में विचरण करता हुआ दिखाई देता है। इस पूरी कहानी का जो कथा विन्यास है वह एक तरह का सामूहिक प्रभाव डालता है, लेकिन कहीं से भी गढ़ा हुआ प्रतीत नहीं होता। इसे प्रसिद्ध आलोचक नामवर सिंह ने एक अनायास शिल्प की कहानी के रूप में याद किया है, जहां कथानक स्वयं घटना विन्यास नहीं बल्कि प्रसंगानुकूल घटनाओं का संकलन भर हो जाता है। कहानी में
छोटी छोटी घटनाओं के चित्र आते हैं जो जीवन मर्म को रेखांकित करते हैं। इस रूप में यह कहानी प्रौढ़ कहानी के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होती है और यह बदलते सामाजिक संबंधों की कहानी के रूप में याद आती है। कथाकार ने उन बदलते हुए सामाजिक संबंधों को परिवार के दायरे में समझने की कोशिश की है और यह कोशिश बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह टूटते हुए पारस्परिक विश्वास को बताने की कोशिश है। ये समाज में संसाधन चाहे जितना ले आएं, लेकिन सुख की कामना से यह समाज लगातार वंचित होता हुआ चला जाता है। अर्थात घर परिवार सामाजिक संरचना की वह इकाई है जिसमें सामाजिक संबंधों को भावना के स्तर पर भी बचाने की ज़रूरत है, केवल पालन पोषण के स्तर पर ही नहीं। इस रूप में आप देखेंगे कि यह कहानी यह संदेश देती है कि जिस व्यक्ति ने घर और परिवार के निर्माण में 35 वर्ष तक संघर्ष किया, अपनी सीमित आय से पैसा बचा कर बच्चों का पालन पोषण किया, जब वह असहाय और अशक्त हो रहा था तो उसके साथ कोई खड़ा नहीं था, क्योंकि अगर उसके साथ खड़ा होने का साहस नई पीढ़ी कर पाएगी तो निश्चित रूप से यह नई पीढ़ी जब पुरानी होगी तो उस समय नई पीढ़ी भी उसका साथ नहीं देगी। इस रूप में यह कहानी यह संदेश देने में सफल होती है कि पुराने व घर के बुजुर्ग और अवकाश प्राप्त व्यक्ति को सम्मान दिया ही जाना चाहिए, उनको उनके योगदान को याद किया ही जाना चाहिए। इसलिए अंत में यह बात मैं कहना चाहता हूँ कि नई पीढ़ी को यह कहानी संदेश देती है कि सारे आर्थिक संपन्नता मान सम्मान के बीच कहीं न कहीं पुरानी पीढ़ी के संघर्ष का योगदान है, पुरानी पीढ़ी का श्रम है, पुरानी पीढ़ी का पसीना है और उसकी भावनाएं हैं। इनकी रक्षा करना नई पीढ़ी का दायित्व है, उसको साथ लेके चलना नई पीढ़ी का दायित्व है, क्योंकि नई पीढ़ी हुई ही इस नाते है कि वह पुरानी पीढ़ी की प्रदेय है, उसका योगदान है। क्योंकि नया कुछ नहीं, आज जो नया है कल पुराना हो जाएगा, आज जो पुराना है कल नया था, इसको समझना होगा। इसलिए नए पुराने के ढांचे में इसको मत बांटिए, दो भागों में इसका विभाजन मत करिए। संवेदनाएं विभाजन नहीं मांगती, संवेदनाएं जोड़ मांगती हैं, योग मांगती हैं, विभाजन नहीं मांगती। वे परिष्कार मांगती हैं, संस्कार मांगती हैं। इसलिए यह कहानी संवेदना के परिष्कार और संस्कार की कहानी है और यही मानव के लिए उचित है और परिवार के साथ साथ समाज के होने का यही औचित्य भी है। अकेले तो पशु पक्षी भी जी ही लेते हैं, लेकिन परिवार की इकाई अकेले से संचालित नहीं होती। यह कहानी यह बताती है कि परिवार की सामूहिकता, परिवार की समृद्धि, परिवार का विस्तार, यह सब जरूरी है और इस नाते ज़रूरी है कि हाँ, कई पीढ़ियाँ एक साथ रचें बसें और समाज में एक सामूहिक स्वर जाए जो मनुष्य को गुलाम न बनाए, उसे उदात्त बनाए, उसे स्वाधीन बनाए और उसे मुक्त बनाए। मैं समझता हूँ कि यह कहानी उसी मुक्ति का आख्यान रचती हुई कहानी है। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।